डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 20 प्रश्न जो आपके फेस टू एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ पार्ट 8। ये प्रश्न मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि लेविन का जो 3 स्टेप चेंज मॉडल है उसमें जो ग्रुप प्रेशर की जो कन्फर्मिटी है उसको ओवरकम करना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना को क्या बोलते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, 3 स्टेप मॉडल है। पहला होता है अनफ्रीजिंग। जब कोई चेंज लाना होता है तो उसमें पहले अनफ्रीज करना होता है, यानी कि जो अपनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है हमारे अंदर, पहले की जो बायसेस है उन्हें हटाना है, उन्हें अनफ्रीज करना है, ग्रुप प्रेशर को भी अनफ्रीज करना है और फिर एक चेंज आता है द सेकेंड स्टेज। और रीफ्रीजिंग मतलब चेंज को स्टेबलाइज करना। आरबीआई की 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट हेडवे नहीं है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इंडिया में। ऑप्टिकल फाइबर, केबल फाइबर की जो लेआउट बढ़ाया गया है जिससे कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत कनेक्ट हो चुके हैं, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च करना और 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन को मैंडेट करना। आप जान रहे होंगे ऐसा 50% ट्रांजैक्शन वाला कोई इशू नहीं है, कुछ ऐसा मैंडेट नहीं किया गया है, बट 2.5 लाख गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाना और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च करना और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च करना, इसमें इम्पोर्टेंट है। एक्सट्रीम बी के बारे में बहुत क्वेरी आ रही है दोस्तों। अगर आपको भी अपने सिटी में एक्सट्रीम बी करवाना है तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हैं, जिसमें हम ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं, डिस्क्रिप्टिव की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि अभी 2/3 एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया है जहाँ पर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन फेज़ 1 अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, जो बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो आपकी सारी तैयारी बेकार चली जाएगी। तो ये अकेला प्रोग्राम है इंडिया का जिसमें हम ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कराते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। आप कमेंट में लिखिए कौन से सिटी में आप करवाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। जो लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से आरबीआई का इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए कोऑपरेटिव बैंक को क्या लिमिट है। टीयर 1 टीयर 2 कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए यहाँ पे पूछी गई है। तो ये जो लिमिट है ये भी रिवाइज कर दी गई है और ये अब हो गई है 60 लाख टीयर 1 और टीयर 2 में 140 लाख 1.4 करोड़। आप देखिए 8 जून का एकदम लेटेस्ट सर्कुलर है और ये लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक कौन कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए भी ये लिमिट बढ़ा के 50 लाख कर दी गई है उनके लिए जहाँ पे नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से कम है बैंक की, और बाकी के लिए 75 लाख की गई है बाकी रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए। कौन सा एक जो प्रोग्राम है इनमें से जो ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिजाइन नहीं किया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, बीसीबीएफ मॉडल, रिलैक्स केवाईसी गाइडलाइन, एसएचजी बैंक लिंकेज, पीएमजेडीवाई। अगर आपने मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला वीडियो है तो आप समझ गए होंगे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक नहीं हेल्प करने वाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। रादर जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था वो एजेंडा था कि बैंकिंग सुविधा सबको मिल सके, और ये सारे प्रोग्राम मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट जो यूनियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें ऐड किया हुआ है। तो किस चीज़ से ये एसोसिएटेड है? स्टार्स का फुल फॉर्म याद है आपको? स्टार्स है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो है 3,700 करोड़ का सपोर्ट दिया, जो 5,715 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट आउटले है इसमें। तो ये एजुकेशन का प्रोजेक्ट है और इसमें 6 स्टेट कवर किए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। ये जो है स्टार्स प्रोजेक्ट अलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम चाहिए। अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट है 2,000 लाख का और इम्पोर्ट है 2,500 लाख का, तो ट्रेड बैलेंस क्या शो करेगा? तो आपको याद होगा मैंने कई सेशन में बताया है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे आपकी अर्निंग होती है, कंट्री की अर्निंग होती है। तो एक्सपोर्ट तो यहाँ पे अर्निंग हुई 2,000 लाख, इंपोर्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको डेफिसिट हो गया ये 500 लाख का, यहाँ पे आपको डेफिसिट हो गया क्योंकि आपकी जो है इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा है। मई 2022 में
हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 23 बिलियन है इंडिया का। ट्रेड डेफिसिट मीन्स कंट्री जो है ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। बीपीडीए आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, मंथली बीपीडीए आप डाउनलोड करते हैं पीडीएफ, और आपने देखा होगा कि हजारों बच्चों ने हमारे को कमेंट करके बताया कि किस तरीके से फेज 1 में जीए में उनको बीपीडीए के क्वेश्चंस, बीपीडीए से सारे क्वेश्चंस वो कर पाए। अब वीकली बीपीडीए भी हमने लॉन्च किया कुछ टाइम पहले, अब हम डेली भी लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट की बहुत डिमांड है। अगर हम डेली इन न्यूज़ आइटम को पढ़ेंगे तो ये हम फिर वीकली रिवीजन पर जाएंगे वीकली पीपीडीए से, और उसके बाद फिर मंथली पीपीडीए पर जाएंगे। प्लीज़ यूज करिए, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कीजिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट किशोर स्कीम में कितना होता है? मुद्रा में 3 स्कीम होती हैं। किशोर, उससे छोटा होता है शिशु सबसे छोटा, फिर किशोर, फिर तरुण। तो सबसे छोटा है 50,000 रुपये तक का, और किशोर होता है 50,000 से 5 लाख, तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। निम्न में से किसको IPEF से एसोसिएट किया जा सकता है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये है क्वाड लीडर्स का इनिशिएटिव, और क्वाड लीडर्स होते हैं इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड रसा। और क्वाड जो बनाया गया है वो काउंटर अटैक करने के लिए बनाया गया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेररिज्म ऑफ द मेंबर कंट्री नहीं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें रसा तो है ही नहीं क्वाड में, यह है जापान। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो इसमें जापान है, 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान। फर्स्ट टाइम 2007 में मिले थे। अभी रिसेंटली टोक्यो में मीटिंग हुई थी जिसमें IPEF इनिशिएटिव की बात हुई थी, और ये जो बनाया गया है, जो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके लिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं 4, US भी चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहता है, तो US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलके क्वाड नेशन से और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बना है। इनमें से कौन सा पहला नेचुरल गैस एक्सचेंज है इंडिया का? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और करेक्ट आंसर है इसका नेशनल इंडियन गैस एक्सचेंज, जो जून 2000 में काम करना शुरू किया था। और इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहाँ से आता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से। इसमें आप स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं गैस में। कौन सा सही है स्वैप एंड फ्यूचर्स के बारे में? मैं आंसर पर जा रहा हूँ क्योंकि आपको स्वैप, फ्यूचर्स, इस टाइप के डेरिवेटिव के फंडामेंटल पता होना चाहिए, और तब आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए अगर आपको अटेम्प्ट करना है, पॉज कीजिए वीडियो को। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स केवल ओनली 1 फ्यूचर ट्रांजेक्शन, वेयर एज स्वैप टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। तो स्वैप मतलब क्या होता है? एक आप खरीद रहे हैं और एक आप बेच रहे हैं, तो लेन देन दोनों होता है स्वैप में। 2 काउंटर पार्टी जब वो एक्सचेंज कर रहे हैं फ्यूचर के कैश फ्लो का, उसको हम स्वैप एग्रीमेंट बोलते हैं। और फ्यूचर्स पे तो फ्यूचर में ट्रेडिंग अगर हो रही है एक्सचेंज पे, तो उसको फ्यूचर बोलते हैं। अगर एक्सचेंज नहीं होती है, ओवर द काउंटर होती है, तो वो फॉरवर्ड होता है। इनमें से कौन सा सही है ARRs के बारे में? ARRs RBI ने अभी मैंडेटरी कर दिया है, आपको मालूम ही होगा, मैं बहुत क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ये पूल बेस्ड होते हैं, ये ट्रांजेक्टेड वेरीफाइबल रेट्स पे बेस्ड होते हैं, और ये कंपाउंडिंग करी जाती है डेली ओवरनाइट रेट की। तो इसका सही आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि पूल बेस्ड जो होता था उससे पहले लाइबोर होता था। लाइबोर वॉज पूल बेस्ड, और लाइबोर था फॉरवर्ड लुकिंग, और ARRs हैं बैकवर्ड लुकिंग, मतलब जो डेटा है पुराना उसके बेसिस पे कंपाउंडिंग की जाती है डेली ओवरनाइट रेट्स की। एग्जाम्पल कौन से हैं ARR के? जैसे कि सॉफर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, और सोनिया स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, ये आपके एग्जाम्पल हैं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों के लिए अवेलेबल होता है बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्टेड वेरीफाइबल रेट। निम्न में से कौन सा सही स्टेटमेंट है PMAYU के बारे में? जो PMAYU में जो सारे हाउसेज बनाए हैं उनमें सारी बेसिक एमिनिटीज हैं, जैसे कि टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, बिल्कुल। और ये मिशन प्रमोट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, बिल्कुल। अगर आपने स्कीम को ध्यान से सुना हो तो इसमें वो जो हाउस है उसमें वुमेन के नाम पे प्रेफरेंस दी जाती है। और इंस्टीट्यूट स्लम डेवलपमेंट इसका एक वर्टिकल है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं कि अगर आप देखेंगे इसमें
इन सिटी स्लम डेवलपमेंट भी है, और CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इसमें है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है, बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन है, SC/ST हैं, OBC, माइनॉरिटी, सिंगल वुमन, ट्रांसजेंडर, इन सबको प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर फीमेल मेंबर के नाम पर हाउस किया जाता है, जॉइंट नाम पर भी किया जाता है, तो भी फीमेल का नाम आता है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी जो बेस है पॉलिसी कॉरिडोर का, इस समय उसका क्या नंबर है, क्या परसेंट है, कितना परसेंट रेट है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी का। देखिए आपको ये बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट है ये। लेकिन एग्जाम तक अगर फिर से RBI पॉलिसी चेंज करता है तो प्लीज़ आप RBI की वेबसाइट से देखना, मैंने वहीं से कॉपी किया है। 4.9% अभी हो गया है रेपो रेट। RBI ने 50 BPS फिर बढ़ा दिया, 50 BPS पहले बढ़ाया था, तो टोटल 100 BPS यानी कि 1% रेपो रेट बढ़ चुका है इस बीच। और इसके चलते आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो हो गया 4.65। आपको सारे पॉलिसी रेट याद रखने हैं। एम्प्लॉय क्या होता है, बहुत बार मिस कर जाता है एक्चुअल मैसेज, क्योंकि बहुत सारे टू मेनी डिटेल्स चल रही होती हैं, बहुत सारे मैसेज चल रहे होते हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है इनइफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओवर कम्युनिकेशन। इतने ज़्यादा मैसेज चल रहे हैं कि आप भूल जाते हो, या आपका जो मेन मैसेज है एम्प्लॉय के लिए वो खो जाता है बहुत सारे फ्लडिंग ऑफ मैसेजेस में। और ये सेम बात मैं बोलता हूँ कि आज हम इंटरनेट के ज़माने में, आज हम सोशल मीडिया के टाइम में वी आर डीलिंग विद इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो उसमें जो अच्छी चीज़ है, जो काम की चीज़ है, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं उस पर जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। और इसलिए मैं बात करता हूँ कि आपको फोकस रखना चाहिए। जैसे हमने एक्सट्रीम बी का ये एग्जाम्पल रखा है, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं स्टूडेंट को, जहाँ पर वो कोई सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, जब बैठ के राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे जो आपकी स्किल डेवलप होती है। और ये आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नहीं करनी है। राइटिंग स्किल लिखने में की स्किल सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको जितने जल्दी हो सकता है शुरू करना है। आपका 2/3 एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव आज के टाइम में, तो टू मच इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें एक्चुअल मैसेज खो जाता है। वन हैज़ टू बी वेरी सिलेक्टिव, ओवर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये ओवर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। किस स्कूल ऑफ एथिक्स में विसल ब्लोइंग जो होती है उसको इस लॉजिक के साथ जस्टिफाई किया जा सकता है कि when the balance of good over evil is better than all affected parties then the whistle was not blown। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये बोलता है यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत, जिसको हम टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड व्यू ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं। एथिकल बिहेवियर जो है वो ग्रेटेस्ट गुड प्रोड्यूस करता है ग्रेटेस्ट नंबर में, क्योंकि कोई भी सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी कभी हो सकता है कि किसी एक का नुकसान हो जाए। तो इस थॉट के हिसाब से जो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के बारे में? जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है, वो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, और ये पहला यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एग्रीमेंट है ऑन कॉमन अप्रोच फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो ये सारे ही सही हैं, ये कोई इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा सही है? ये जो प्रोग्राम है 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है इसमें सेंटर से, शायद आपको पता होगा, ये सही नहीं है। और इसमें जो फोकस है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, जो इंक्लूड करता है सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को। और SBM फेज 2 इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021 से 2025 तक। तो ये दोनों ठीक हैं, क्योंकि इसमें जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है, देखिए यूटीज में तो सेंटर का 100% होगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे JNK है तो वहाँ पे 90-10 है। बाकी स्टेट में 60-40 यानी कि 60% सेंटर से मिलेगा, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा। जो दोनों बाकी स्टेटमेंट थे वो भी सही थे। स्वच्छ भारत मिशन, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें कितने का लाइफ कवर होता है और कितने का प्रीमियम है? और मुझे लगता है कि आप
अगर कुछ लोग जॉब में होंगे तो शायद आपने भी इसके लिए ऑप्ट इन किया होगा, आपको शायद मालूम हो कि आपके भी पैसे कटते हैं पर एनम 330 रुपये इसमें कटते हैं और 2 लाख रुपए तक का इसमें बीमा है। अगर इसकी स्कीम की सक्सेस देखें तो इसमें देखिए 18 से 50 साल के लोगों के लिए ये इसमें एलिजिबल हैं लोग, ऑटोमेटिक बैंक से पैसा कट जाता है। LIC ने ये पहले शुरू किया था और इसमें बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी इसको ऑफर करती हैं। अभी तक इसमें क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट हो चुके हैं करीब 13 करोड़, 12.76 करोड़ हो गए हैं और 11,000 करोड़ का जो क्लेम है वो भी पे किया जा सका है 5,76,121। और एक ही बैंक अकाउंट से आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपका आधार नंबर से वो पता लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके 5 बैंक अकाउंट है, आपने 5 जगह से ज्वाइन कर लिया, 10 लाख का इंश्योरेंस हो गया, वो नहीं होगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये मैंने पिछले बार भी एक बार डिस्कस किया था, आई थिंक आपको आ जाना चाहिए इसका आंसर। एन एजेंसी एक्रेडिटेड बाय द GLEIF एज द लोकल ऑपरेटिंग यूनिट इन इंडिया फॉर द इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज ए सब्सिडरी ऑफ CCIL। ये मैंने आपको बताया था पहले, तो आप फिर से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि ये 20 कैरेक्टर का ग्लोबल रेफरेंस नंबर है LEI जो होता है, और इंडिया में इस काम के लिए CCIL जो है, LEIL जो है सब्सिडरी है CCIL की। और इसमें सारे ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट के रिपोर्ट करने होते हैं, प्लीज रीड दिस। निम्न में से कौन सा आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है जोहारी विंडो में एक सिचुएशन। तो जोहारी विंडो में ऐसे 4 सिचुएशंस हैं, 4 विंडो है। अगर आपको याद आ रहा हो कुछ तो आंसर मैं बताता हूँ। तो इसमें करेक्ट आंसर है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कोई सिचुएशन नहीं है। देखिए जोहारी विंडो में क्या होता है कि जैसे आपके बारे में, आप कोई चीज़ अपने बारे में जानते हो और वो चीज़ दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। जैसे आप बहुत बोलते हो माना, या आप नहीं बोलते हो, ये बोलते हो बंदा बहुत शांत रहता है, सबको पता है, उसको बोलते हैं आपकी पर्सनैलिटी का अरीना। आपको भी पता है, दूसरे को भी पता है। नॉट नोन टू सेल्फ, जो आपको अपने बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को दिखता है। आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको नहीं पता लगता लेकिन दूसरों को दिखता है, तो वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। कुछ ऐसा है जो हिडन है, आपको अपने बारे में पता, दूसरे नहीं जानते। आपको लगता है कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, लोगों को लगता है मजाक कर रहा है, तो यह है हिडन। कुछ ऐसा है जो आपको भी अपने बारे में नहीं पता, जो दूसरों को भी आपके बारे में नहीं पता है। फ्यूचर में आप एक्सप्लोर करोगे, तो अपने आप को हमेशा एक्सप्लोर करते जाना है, बिकॉज कोई भी एग्जैक्टली ये सब में सब एस्पेक्ट होते हैं, तो हमें वो एक बैलेंस समझना है कि कौन सा एस्पेक्ट में मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मेरे अंदर कितना टैलेंट है। दूसरों का ओपिनियन ले सकते हैं बट हिडन एरिया फिर भी आपका वो रहेगा। सेम वे आपको ये भी पता रहना है कि ब्लाइंड एरिया भी रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं दिख रही होंगी अपने में, तो वहाँ पर आपको दूसरों से बात करके आप वो फीडबैक ले सकते हैं। और ये अननोन तो समय के साथ साथ आप अनफोल्ड करते चले जाएंगे। एम हाई रखो कैरियर में, बहुत कुछ कर पाओगे अपने बारे में जो आज आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रश्न का आंसर आपको करना है। तो फिशर इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है इनमें से कौन से वेरिएबल्स में। तो फिशर इफेक्ट जो है फाइनेंस में यूज किया जाता है, और फाइनेंस के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट आप ये आंसर कीजिए कमेंट में। इसका डिस्कशन मैं करूंगा अगले वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सक्सेस इज योर मिशन, यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। और आपने अगर कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।